तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड सेशन 2024 से 25 क्लास 10th का जो है दो विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या हो सके 40 में 40 नंबर आ सके। इसकी हम लोग पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसी में मैथ्स के भी एसएसटी के भी जो है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं छोटे छोटे करके कॉन्सेप्ट को भी समझाता जाऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आपको पता है एफ जो होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ जो मतलब जो हमारा फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी। चाहे वो लेंस के लिए हो या फिर दर्पण के लिए हो, बात सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो उसका फोकस भी किधर हो जाएगा, दर्पण के पीछे, जो कि काल्पनिक है ना। सेम इसी तरीके से जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तर दर्पण में भी जो फोकस होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। मतलब दोनों जो हो जाएंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक ही बचा कौन, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो है वो फोकस दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आप लोगों ने एक अपवर्तनांक पढ़ा होगा 2.42, क्या पढ़ा होगा 2.42। और ये 2.42 किसका होता है, हीरा का होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक भी किसका होगा, हीरा का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितने हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। किसी भी सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछता अधिकतम दूरी कितना होगा, तो अधिकतम दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं, अनंत, है ना। क्योंकि एक आंख कितनी भी दूरी देख सकती है, तो इसलिए कितना मान लेते हैं, अनंत। तो अधिकतम दूरी हो जाएगा अनंत और न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रिज्म जिससे विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं वो पास हो रही है। तो सबसे ऊपर देखिए कौन सी कलर आपको दिख रही है, सबसे ऊपर रेड कलर दिखेगी। और सबसे नीचे जब देखेंगे तो कैसी कलर दिखेगी, बैगनी, है ना। सबसे नीचे कैसे दिख रही है, बैगनी। मतलब सबसे नीचे आई मतलब सबसे ज्यादा झुक गई। और ये सबसे ऊपर है रेड कलर, लाल कलर, मतलब ये सबसे कम झुकी। इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल कलर। और लाल कलर जो है इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है ना, लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य होता है ये क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है ये भी क्या होता है, अधिक होता है। और जो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसी तरंगदैर्ध्य अधिक के कारण से इस लाल रंग का प्रयोग किया जाता है कहाँ, रेलवे सिग्नल में। किसमें किया जाता है, रेलवे सिग्नल में। और ये क्वेश्चन एक बार के लघुत्तरी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 6 नंबर, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या। आप लोगों ने विद्युत धारा में पढ़ा होगा P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। और इस P के बारे में बताने वाले कौन थे, वॉट थे, जेम्स वॉट थे। इसलिए इसका नाम भी इसका जो ऐसा मात्रक है इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो आप लोग आर पढ़ेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। तो अब देखिए ये जो आर होता है, आर इज इक्वल टू क्या हुआ, रो इंटू एल बाई। तो ये जो आर है वो एल पे भी डिपेंड किया, आर जो है वो ए पे भी डिपेंड किया। और आर जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये तीनों बातों पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, जिसका अनदर नेम क्या है, अपसारी लेंस। ये नाम आपको याद रखना है। इसको और क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, तो इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आपको ये नाम खास करके याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। और ये मोस्ट वीवीआई करके आप इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो गलत है वो हमको चुनना है। इस टाइप के क्वेश्चन को खास करके पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जनरली क्या समझ लेते हैं कि कौन सा सत्य है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिक कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग इसमें बचिएगा गलती करने से। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रकार करती है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जो है वो चुंबकीय वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो विद्युत जनित्र होता है वो चुंबकीय प्रेरण पर ही कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही निकला। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, बिल्कुल। तभी तो आप लोगों ने देखोगे सबके घर में मोटर होता है। मोटर क्या करता है, विद्युत लेता है ना, लेकर के फिर क्या होता है वो
जो विद्युतीय ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में वो चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। और फिर इसी यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग वाटर खींचने का, वाटर ऊपर चढ़ाने का, है ना, और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसका मतलब है ये विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या दे रखा है कि चुंबकीय रेखाएं परस्पर नहीं काटती। अगर मान लीजिए कि ये क्या है, एक चुंबक है, ये क्या है, एक चुंबक है ना, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल से कुछ रेखाएं निकलती हैं, है ना, नॉर्थ पोल से कुछ रेखाएं निकलती है और निकल करके किधर की ओर जाती है? साउथ की ओर जाती है। किधर की ओर जाती है? साउथ की ओर जाती है, ठीक है। और ये साउथ से निकल करके फिर किधर आ जाती है? नॉर्थ की ओर आ जाती है। और ये रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। चलिए देख लेते हैं। हरा जो है, वो हरा रंग जो होता है वो विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। नहीं, विद्युन्मय तार जो होता है वो हमारा लाल रंग का होता है ना। तो ये लाल रंग का होता है विद्युन्मय तार। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी ही क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इस क्वेश्चन का आंसर। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक यूनिट विद्युतीय ऊर्जा का मान कितना होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, ये इसी को कहा जाता है क्या? एक यूनिट। ये भी याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है? एक यूनिट। और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ये आपको स्कूल वाले सर ने बताया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? आप इस पिक्चर को गौर से दोनों पिक्चर को देखिएगा तो इस पिक्चर में थोड़ा ज्यादा क्लियर विजिबल है क्योंकि इसमें लाइंस दिख रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया चुंबक का। अब देखिए नॉर्थ पोल से रेखाएं निकल करके किधर जा रही है? साउथ पोल की तरफ, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकल कर रेखाएं किधर जा रही है? दक्षिणी ध्रुव की तरफ, है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि जो चुंबकीय रेखाएं होती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। अगर इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये उत्तर से दक्षिण आने के बाद फिर कहां जाती है? तो नीचे वाले लाइन को देखिए, वो वापस कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ की ओर ही तो जा रही है। मतलब पहले वो नॉर्थ से साउथ की ओर आती है और फिर साउथ से निकल करके किधर चली जाती है? नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और ये ध्रुव पे क्या होगी? ज्यादा सघन होगी। देखिए ध्रुव पे क्या है? ज्यादा सघन। और जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर जाएंगे ये क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फ्लेमिंग बाम हस्त नियम बाएं हाथ का मध्यमा क्या संकेत करता है? तो ये क्या हो गया? हमारा अंगूठा। ये क्या है? हमारा अंगूठा है। ये क्या है? हमारा तर्जनी है। ठीक है, ये क्या है? तर्जनी है। और ये क्या है बचा? तो ये हो गया मध्यमा। तो मध्यमा के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? धारा की दिशा। धारा की दिशा मतलब मध्यमा क्या बताता है? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। और ये जो चुंबकीय दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है? तो ये बताता है तर्जनी। और विद्युत बल को कौन बताता है? तो विद्युत बल को बताता है अंगूठा। ये आपको याद रखना है क्योंकि यही 3 पॉइंट्स हैं फ्लेमिंग के बाम हाथ में। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होगा। तो ये क्या होता है? CaO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है इसको? कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और साधारणतः इसको क्या कहा जाता है? कली चूना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या है? इसका मतलब है कि जो नाभिकीय ऊर्जा है वो किससे बनाया जाता है? तो नाभिक ऊर्जा जो है वो किससे बनाया जाता है? इसमें उपयोग करते हैं हम लोग यूरेनियम का, है ना। यूरेनियम से ही जो है वो परमाणु बम भी बनाया जाता है। इसी से हम लोग नाभिक ऊर्जा संयंत्र भी लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। जल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये हम ले लेते हैं एक बीकर। ये क्या हो हमने बना लिया? एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इसको हम लोगों ने मान लिया प्लस, ये हो गया माइनस। माइनस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड। माइनस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। और प्लस वाले को क्या बोलते हैं? एनोड, है ना। एनोड जो है वो हमेशा किसको आकर्षित करेगा? माइनस वाले को, है ना। और ये जो कैथोड है ये हमेशा किसको आकर्षित करेगा? प्लस वाले को। और इसमें क्या भरा हुआ है? H2O भरा हुआ। जब इसका वैद्युत अपघटन होगा तो ये किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में। हाइड्रोजन प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में। तो प्लस वाला किधर की ओर चले जाएगा? कैथोड पे। और ये माइनस वाला किस पे चले जाएगा? एनोड पे। तो हमसे क्या पूछा है? कौन सी गैस कैथोड पे निकलेगी? तो कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है? कैथोड पे निकल रही है हाइड्रोजन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग CO3 क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। दूसरा भी आपको याद रखना है, क्या है? Na2CO3। क्या है? Na2CO3। Na2CO3 into 10H2O। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं धवन सोडा। क्या कहा जाता है? धवन सोडा, है ना। धोने के लिए इसका प्रयोग करते हैं सर्फ वगैरह में, है ना। उसके बाद ये याद रखना है कि ये किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है खाने वाले सोडा, मतलब बेकिंग सोडा को ही जब गर्म करते हैं, है ना। जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? धवन सोडा मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे? कौन सा पदार्थ नीले टंस पत्र को लाल कर देता है? तो ये जाहिर सी बात है, एसिड हो गया एक, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। और दूसरा क्या होता है? क्षार, है ना। दूसरा क्या होता है? क्षार, जिसको क्या कहते हैं? बेस। ठीक। अब ये ध्यान रखिए, बी फोर क्या होता है? मतलब ये जो है, ये ब्लू की ओर आएगा। रेड से किधर की ओर आएगा? ब्लू की ओर। मतलब कोई लाल लिटमस पत्र को कैसा कर दे? ब्लू कर दे, मतलब वो क्या होगा? क्षार। कैसा होगा? क्षार। और अगर कोई, अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो अगर कोई ब्लू से लाल हो जाए, मतलब कोई लिटमस पत्र ब्लू था और क्या हो जाए? लाल हो जाए, तो वो क्या होगा? एसिड। हमसे ये पूछा, नीला से क्या हो जाए? लाल हो जाए, तो वो क्या हो गया? एसिड, मतलब अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? ये आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। कितना है? 10.5। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और सारे पीएच मान लिखे जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, वो खास करके आपको जो है वो याद रखने हैं। जैसे एक जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.2। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। उसके बाद याद रखना है नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। टमाटर का भी पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको कि गैस्ट्रिक अम्ल जो HCl होता है, उसका पीएच मान कितना होता है हमारे पेट में? 1.5। जो बरियात होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 5.4। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है, ऐसी उसको क्या कहते हैं? उसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बैटरिक अम्ल भी कहते हैं, दोनों का पीएच मान कितना होता है? 1। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएच मान थे जो आपको याद रखने हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके अलावा जो है वो ग्रेफाइट भी चमकीला होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट भी चमकीला अधातु। ठीक। इसके बाद ये याद रखना है कि ये विद्युत धारा का क्या होता है? ये सुचालक होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई एक और क्वेश्चन पूछे, उष्मा का अच्छा चालक बताइए। उष्मा का अच्छा चालक कौन है? तो उष्मा का अच्छा चालक है हीरा। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये भी क्या है? एक अधातु है। ये भी क्या है? अधातु है। ठीक है। ये जो हीरा है, ग्रेफाइट है, ये क्या है? कार्बन के अवरूप कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बन के अवरूप। इसको भी याद रखना है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो ये रहा आपका क्या? रिएक्टिव सीरीज रहा, क्रियाशीलता श्रेणी रहा, जिसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद जो है वो आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है मरकरी, उसके बाद आता है सिल्वर, उसके बाद आता है गोल्ड। तो सबसे नीचे क्या हो गया? गोल्ड, मतलब ये सबसे कम क्रियाशील है। इससे भी नीचे आता है प्लेटिनम, ये और भी कम क्रियाशील है। और सबसे ऊपर कौन है? तो है पोटेशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील है। लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो हमारे ऑप्शन में क्या है? सोडियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या? 21 नंबर क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन परमाणु के पाइतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो जो ऑक्सीजन होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8। अगर इसको कक्षा वाइज सजाएंगे तो प्रथम कक्षा में 2 आएगा, दूसरे कक्षा में 6 आएगा। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस पे 22 नंबर क्वेश्चन पे। ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन जो है ये कीटोन समूह का एक यौगिक है। किस समूह का यौगिक है? कीटोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जो भी कीटोन से बनता है उसके साथ या तो नोन लगता है या उसी को लिखते हैं नॉन। ठीक है। इसी तरीके कीटोन के साथ क्या लगता है? नोन या नॉन। अगर इसी तरीके से मान लीजिए अल्कोहल होता है ना, क्या होता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ऑल। क्या जोड़ते हैं? ऑल, या इसी को लिख दिया जाता है ना। दोनों में से कुछ जोड़ते हैं, जैसे मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, etc। ठीक है। आप लोगों ने ये 4th नंबर केमिस्ट्री के 4th नंबर चैप्टर में पढ़ा हो।
ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आवन होते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, अधातु। नाइट्रोजन क्या है, अधातु। और अधातु अधातु के साथ जुड़ेगा, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ेगा, मतलब धातु अधातु के साथ जुड़ेगा। तो इसके बीच कौन सा बंधन बनता है, सहसंयोजक। कैसा बंधन बनता है, सहसंयोजक। और सहसंयोजक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा। तो मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजन ले लिया, इसी का एक दूसरा पार्ट ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। जब इसको कक्षा वाइज सजाएंगे तो प्रथम कक्षा में 2 आएगा, द्वितीय कक्षा में 5 आएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। 1 2 3 4 5 सजा दिए मैंने। इसमें भी सजा देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 है, तो इसको जो है 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कितने की कमी है, 3। तो अगर दोनों सेम है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने की कमी होगी उतने की शेयर कर लेंगे। तो दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही तो है, और 3 की कमी तो दोनों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ये भी 3 1 करेगा, इधर से ये दूसरा करेगा तो इधर से ये भी दूसरा करेगा, इधर से ये तीसरा करेगा तो इधर से ये भी तीसरा करेगा। मतलब तीनों, मतलब दोनों जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो 3 आवन बनते, त्रिआवन बनते, ट्रिपल बॉन्ड बनते। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगर 2 करते तो द्विआवन बनते, है ना। अगर ये 1 करते हैं तो 1 आवन बनते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पे, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप्स पढ़े होंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप्स पढ़े होंगे। एक क्या होता है, एक को हम लोग कहते हैं संतृप्त, क्या कहते हैं, संतृप्त। और एक को कहते हैं असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त को मेनली 2 पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एक पढ़ते हैं एल्कीन, है ना, क्या पढ़ते हैं एल्कीन, और एक को क्या पढ़ा जाता है, एल्काइन, है ना। इसी में इसमें एक ही पढ़ते हैं जिसको क्या पढ़ते हैं, एल्कीन। एल्कीन का जो है वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का जनरल सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो हमसे क्या पूछा है, एल्कीन हो तो पूछा है, तो एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, मोस्टली साहब ने दिए थे। किसने दिए थे, मोस्टली साहब ने। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, आवर्त, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। और एक ऐसे करके आप लोगों ने आवर्त सारणी में बना हुआ देखा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, है ना। जिसमें हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, है ना, किधर से किधर जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसको बोलेंगे वर्ग। और जब ऊपर से नीचे उतरेंगे तो क्या कहेंगे, आवर्त। तो उसमें टोटल कितने आवर्त हैं, 1 से लेके 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। और वर्ग कितने हैं, 1 से लेके 18। तो वर्गों की संख्या 18 होगी, 7 नहीं होगी। ठीक है, और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, समूह में ऊपर से नीचे आने पर। देखिए अब समूह में देखिए, अब देखिए ये क्या है, एक है। पहले 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7। अगर मैं सबका परमाणु बनाऊं, और जैसे एक वाले का परमाणु बनाऊं, ये तो उसका नाभिक हो गया, और ये पहले ही तो कक्षा आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन को, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी में रह जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 वाले का बनाना चाहूं तो ये नाभिक है ना। ये क्या हो गया, पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें एक और कक्षा बनेगा, है ना, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 5 ही बचेंगे, तो इसमें 5 आएंगे, है ना। कितने आएंगे, इसमें 5 आएंगे। अब गौर से देखिए तो ये पहले वाले से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसमें कक्षा की संख्या बढ़ी। कक्षा की संख्या बढ़ेगी मतलब उसका जो साइज है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब है जैसे हम आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगे तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा हो जाएगा। तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए मैं पीरियोडिक टेबल भी लाया हूं, इससे आप लोग समझ सकते हैं ना। ये नीचे उतरने वाला क्या हो गया, हमारा आवर्त। और इधर बाएं से दाएं जाने वाला क्या हो गया, वर्ग। ये देखिए 1 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है, 18 तक, है ना। और ऊपर से जब आएंगे नीचे तो 1 से कहां तक लिखा हुआ है, 7। तो हमारा हो गया ये आवर्त। अब देखिए नीचे जैसे देखिए 87 है, तो इसका परमाणु का आकार बहुत बड़ा होगा। वहीं 1 को देखेंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसलिए परमाणु साइज ऊपर से नीचे आने पर कैसा होगा, बढ़ जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है लाइपेज। आप लोगों ने सुना होगा अग्नाशयी रस के बारे में, है ना। अग्नाशयी रस के बारे में, जो अग्नाशयी रस होते हैं उसमें 3 प्रकार के मुख्य रस निकलते हैं, है ना।
जिसमें एक क्या होता है लाइपेज, है ना, एक क्या होता है ट्रिप्सिन, ठीक, और एक क्या होता है एमाइलेज, है ना। तो ये तीन होते हैं, उसमें जो लाइपेज होता है वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का। ये कार्बोहाइड्रेट का कर देगा, ये प्रोटीन का कर देगा, ठीक है। तो जो लाइपेज है वो किसका कर रहा है, वसा का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइपेज, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है। तो ये हो जाएगा 120, मतलब जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो बीपी जो होता है, बीपी कितना होता है हमारा, है ना, 120/80, 120/80। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, है ना, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ये याद रखना है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो अब आप लोगों ने पढ़ा होगा संवहन बंडल, है ना, क्या पढ़ा होगा, संवहन बंडल के बारे में। तो संवहन बंडल जो है उसमें दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो फ्लोएम होते हैं वो खाद्य पदार्थ, है ना, और साथ में जितने भी अन्य पदार्थ है सबका परिवहन करता है। और जो जाइलम होता है ये सिर्फ जल और खनिज लवण का परिवहन करता है ना, जल और खनिज लवण का परिवहन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पादप के अन्य भागों में भोजन का परिवहन। तो खाद्य पदार्थ मतलब भोजन का परिवहन कौन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक होती है। कलम द्वारा कायिक का मतलब क्या, जैसे ये एक पौधा है, इसका तने वाले भाग को काट दिया और काट करके इसको क्या किया, मिट्टी में वापस रोप दिए, और रोपने से क्या हो गया, ये वापस एक पेड़ के रूप में क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो ऐसा गुण किस में होता है, तो ऐसा गुण होता है गुलाब में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, उसका जो टहनी होता है, तना होता है, उसको काट के लेके आके लगा देते हैं और वो ग्रो, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। तो कालाजार जो होता है लिस्मैनिया, है ना, ये लिस्मैनिया का एक पिक्चर है जो कि कैसा होता है, एक कोशिकीय जंतु है। ये कैसा है, एक कोशिकीय जंतु है। ये भी याद रखिएगा आप, कैसा जंतु है, एक कोशिकीय। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो एक कोशिकीय है इसमें जो जनन होता है ना, ये जनन किस प्रकार करते हैं, तो ये अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें मतलब नर और पुरुष की जरूरत नहीं होती, ये अपने शरीर के भाग से ही विभाजन कर लेते हैं ना, ये अपने शरीर को विभाजित कर लेते हैं, और विभाजित द्वारा क्या करते हैं, विभाजन द्वारा क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करके अपने जो स्पेसीज होते हैं, अपने प्रजाति की जनसंख्या इस पृथ्वी पर कायम रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी लिस्मैनिया के बारे में, और इससे ये याद रखना ही है कि कालाजार नामक बीमारी होती है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये किसी न किसी बार आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प होता है। तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, तो गुलाब, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग हो, जिसमें नर और मादा क्या हो, अलग अलग हो। और एक होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा एक ही में होता है, उसको कहते हैं द्विलिंगी। तो इससे ऐसा किसमें होता है, गुलाब में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, मानव में घ्राण ग्राही कहाँ होता है। तो आप लोग जब श्वसन पढ़े होंगे तो श्वसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा नाक के बारे में। तो नाक में क्या होता है, घ्राण क्षेत्र होता है। क्या होता है, घ्राण क्षेत्र होता है। और इसी घ्राण क्षेत्र के कारण से क्या आता है, सूंघने की क्षमता आती है। क्या आती है, सूंघने की क्षमता। तो घ्राण क्षेत्र कहाँ उपस्थित होता है, नाक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसमें, 34 नंबर, हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन करता है, तो प्रमस्तिष्क करता है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ब्रेन, जो ब्रेन होता है, ब्रेन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के कितने, 3 पार्ट, है ना। एक को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जो आगे की ओर होता है। एक होता है कौन सा, मध्य मस्तिष्क, जो पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में होता है। और सबसे लास्ट में होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क से, इसी अग्र मस्तिष्क के जो है कुछ भाग होते हैं, है ना। एक को कहा जाता है क्या, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और एक होता है थाइलेमस, थाइलेमस, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है कि ऐच्छिक क्रियाएं, तो ऐच्छिक क्रियाएं ये सेरिब्रम मतलब जो प्रमस्तिष्क होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। चैनल पे बहुत ही जल्दी ब्रेन के बारे में जो वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है वो ऑन करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको पता चले, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, क्या है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक रेड कलर का जो है ग्रंथि दिख रहा होगा, इसी को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। और यही हार्मोन रिलीज करता है क्या, वृद्धि हार्मोन, है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, ये इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को।
पीयूष ग्रंथि को और क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे कुछ और हार्मोन्स, एक तो हो ही गया ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा ये TSH हार्मोन मतलब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, मतलब थायराइड उत्तेजित हार्मोन भी यही रिलीज करता है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज करता है यही, है ना, जिसके कारण से जो महिलाएं होती है उसमें जो दुग्ध होते हैं वो बाहर आते हैं। इसके अलावा जो प्रोलैक्टिक है ना, एक होता है प्रोलैक्टिक, है ना, प्रोलैक्टिक हार्मोन भी कौन रिलीज करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस पे ये इन्होंने प्रयोग किया था, ये भी पूछा जाता है। तो मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किया था, ये भी याद रखना है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो स्त्रियों में लिंग सूत्र क्या कौन सा होता है, तो देखिए जो मनुष्य में जो पुरुष होते हैं, है ना, और एक होते हैं स्त्री। जो पुरुष होते हैं उसमें एक एक्स और वाई दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो स्त्री होते हैं उसमें सिर्फ एक्स एक्स ही क्रोमोसोम्स होता है ना। कैसा होते हैं, एक्स एक्स ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है या स्त्री, तो आपका आंसर होगा पुरुष। क्यों, क्योंकि स्त्री में तो एक्स एक्स ही एक ही जैसा है, लेकिन जो पुरुष है उसमें एक अलग क्रोमोसोम है जो कि वाई है। जब आप एक्स और वाई मिलेगा तभी तो पुरुष बनेगा, है ना। और जब एक्स और एक्स मिल जाएगा तब क्या बनेगा, स्त्री तो बनेगा। इसका मतलब है कि स्त्री जो है वो लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, और ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो जैव निम्नीकरणीय कचरा क्या हो जाएगा, टिश्यू पेपर, क्योंकि पेपर जो है वो सूक्ष्म जीव है ना। जैव निम्नीकरणीय किसको कहते हैं, जो सूक्ष्म जीव द्वारा सर गल सके, है ना, सूक्ष्म जीव जिसको क्या कर सके, सरा गला सके, है ना, उसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय। तो कौन हो जाएगा, टिश्यू पेपर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आहार तथा पानी किस राज्य में जल संग्रहण का एक व्यवस्था है, तो ये है बिहार राज्य में। बिहार में भी कहां पे, तो ये दक्षिणी बिहार में, खासकर दक्षिणी बिहार में। क्यों, ये क्यों बनाया गया था, तो ये सूखा की परिस्थितियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। अब इसमें होता क्या, थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या पिक्चर, यही क्या हमारा आहार है, इसको क्या कहते हैं, आहार, है ना। इस तरीके से देखिए, इधर की ओर क्या गया, नहर, इधर भी क्या गया हुआ, नहर, इधर भी बहुत सारे नहर गए हुए, इधर भी नहर गए हुए। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी बरसात की पानी है, तो पानी इस आहार में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इस आहार में पानी क्या हो गया, स्टोर हो गया। और जब फसल का टाइम आएगा तो पानी इस नहर में भी जाएगी, इस नहर में भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा। तो जहां जहां सूखा पड़ रहा था हर एक जगह पानी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी, जिससे सूखे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और दूर होगी तो फसल अच्छी होगी। अब मान लीजिए कि किसी टाइम क्या हो गया, बाढ़ आ गया। तो बाढ़ आ गया तो जितना पानी नहर से होके जा रहा है, जा ही रहा है ना। बाद वहां की पानी कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस आहार में स्टोर हो जाएगा। ये आहार में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और जब स्टोर हो जाएगा, और जब मान लीजिए सूखा पड़ा, क्या पड़ा, सूखा, तो सूखा के टाइम में ये पानी किधर जाएगा, इस नहर से होकर इस क्षेत्रों में चले जाएगा, इस साइड से होकर इस क्षेत्रों में चले जाएगा, इस साइड से इस क्षेत्रों में चले जाएगा, इस साइड से इस क्षेत्रों में चले जाएगा, है ना। तो इस तरीके की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, आहार तथा पानी, जो कि दक्षिणी बिहार के हिस्से में सूखे से निपटने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब ट्यूबवेल के कारण से ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आज के पार्ट 1 के नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। तो इसको प्रबंधित करने के लिए एक नियम बनाया गया था जिसको कहते हैं ट्रिपल आर, है ना, पॉलिसी। तो इस ट्रिपल आर का मतलब वो जो राजा मौली द्वारा जूनियर एनटीआर और रामचरण ने जो मिलकर मूवी बनाया था वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो उस पे मत चले जाइएगा। तो इस आर का, इस एक आर का मतलब है, एक का मतलब क्या है, इस एक का मतलब है रिड्यूस, है ना। जितना हो सके हम लोगों को कम से कम प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करना है, ठीक। उसके जो है सब्स्टिट्यूट को ढूंढना है। दूसरा आर का मतलब होता है अगर हम उसका उपयोग कर ही रहे हैं तो ऐसे हमको उपयोग करना चाहिए ताकि उसको हम लोग रिसाइकल कर सके, मतलब उसको पुनः चक्रित करके वापस उससे जो सामान है वो बनाया जा सके। और तीसरे आर का मतलब है जब वो रिसाइकल हो जाएगा तो, या फिर उसको हम लोग पुनः यूज कर सके, है ना, रीयूज कर सके, पुनः उपयोग में ला सके। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं ट्रिपल आर के लिए। और इससे क्या होगा, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, है ना? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे ही जो वीडियोज हैं एसएसटी के, मैथ्स के एंड साइंस के आते ही रहेंगे, जिससे आपको फरवरी से पहले जो भी मैथ है, साइंस है एंड एसएसटी है, सब में ऑब्जेक्टिव की एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, जिससे आप ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट फुल में फुल स्कोर कर लें, है ना? यही हमारा मोटिव। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड सी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।